नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। संसद में एक विशेष सत्र आहूत किया गया 3 दिन के लिए, जब चुनाव चल रहे हों 5 राज्यों की विधानसभाओं के। हालांकि 3 राज्यों के तो हो चुके हैं, 2 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव होने बाकी हैं। और किस लिए? इसलिए कि जो विधेयक पहले पारित किया जा चुका है अब उसको लागू किया जाना है, उस कानून को लागू किया जाना है। तब क्यों नहीं लागू किया गया, ये बड़ा सवाल है। और ये विधेयक है, ये कानून है महिला आरक्षण का, लेकिन इसकी आड़ में डीलिमिटेशन के कानून को पारित कराने की कोशिश है। और सरकार को शायद लगा होगा कि किसी को ये सारी चीज़ें पता नहीं लगेंगी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप महिला आरक्षण के बहाने डीलिमिटेशन के कानून को जो लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उस विधेयक को पारित कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश आपकी कामयाब नहीं होने वाली है। और सबको पता है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, और सबको ये मालूम है कि डीलिमिटेशन कानून का, डीलिमिटेशन का जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, विपक्ष क्यों आपके खिलाफ खड़ा है, और आप क्यों आरक्षण, महिला आरक्षण की आड़ में उसको पारित कराना चाहते हैं। इसको लेकर बहस हो रही है। और अब शुक्रवार को यानी कल 4 बजे उस पर वोटिंग भी होगी, और देखना है कि ये पारित होता है या नहीं होता है। लेकिन सवाल बहुत से उठ रहे हैं, और ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आखिर विपक्ष को बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए इतने महत्वपूर्ण विधेयकों को अचानक लाने, अचानक संसद का सत्र बुलाने और फिर उनको पारित कराने की कोशिश जब होती है, वो भी एक अल्पमत की सरकार कर रही हो, ना तो लोकसभा में उसको इस विधेयक को पारित कराने का बहुमत है और ना ही राज्यसभा का, चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए। आखिर किस वजह से ऐसा सरकार कर रही है, कहाँ से उसको ये आत्मविश्वास मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पर, और क्या ये विधेयक पारित हो जाएगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। और देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो विपक्ष की आपत्ति है, संसद में बहस के दौरान जो विपक्षी सांसदों ने, खासकर कांग्रेस के नेता जो गौरव गोगोई ने बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि आपकी कोशिश ये होगी कि महिला आरक्षण की आड़ में इसको डीलिमिटेशन के कानून को पारित करा लिया जाए, 850 सीटें कर दी जाएं 543 की बजाय। और इसको लेकर पहले से ही दक्षिण भारतीय राज्य आशंकित हैं कि उनका जो राजनीतिक महत्व है वो बहुत कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। और ये इसलिए उनको नुकसान होगा क्योंकि वो जनसंख्या कानून का उन्होंने बेहतर तरीके से पालन किया, अपने राज्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक, वैज्ञानिक दृष्टि से, तमाम दृष्टि से। अब ये जो कानून, ये इसको, इस विधेयक को लाने की कोशिश हो रही है, इस प्रस्ताव को, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि सरकार को ये कैसे लग रहा है कि आपके पास चाहिए 362, आपके पास यहाँ पर मुश्किल से 300 सांसद हैं, सबको जितने आपके समर्थक हैं जोड़कर, कहाँ से ये आत्मविश्वास आ रहा है कि वो इसको पारित करा लेगी? देखिए समीरात्मक जी, वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी का एक शगल है कि वो मैसेजिंग करती है, वो परसेप्शन क्रिएट करती है, वो मुद्दे आपको देती है जिससे उन मुद्दों पे आप डिस्कशन करें, असली मुद्दों को छोड़ दें। देखिए, असली मुद्दे आज के तारीख में ये हैं, जो अमेरिका ने दोबारा कह दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। 1 महीने की परमिशन उसने दी थी, और ये इतनी ज्यादा अपमानजनक बात है भारत जैसे देश के लिए कि अमेरिका हमारा बाबा लगता है, हमारा ताऊ लगता है, हमारा कौन है वो, फूफा लगता है, कौन है, हु इज ही टू टेल अस कि हम कहां से तेल खरीदेंगे, किस दाम पे खरीदेंगे और कहां से। ये है असली मुद्दा आज की तारीख में जी। उस मुद्दे को उलझाना है और अब इस मुद्दे को ले जाना है कहीं और हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मिश्रा जी, जो मैं सबसे ज्यादा परेशान हूं, मेरा परेशानी का कारण थोड़ा दूसरा है। अभी जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ये हमारे देश की जनता जानती है ये हमारे ऊपर कितना बड़ा बोझ है। ये व्हाइट एलिफेंट्स हैं। इलेक्शन के पहले तक तो ये गरीब जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, उनके पैर छूते हैं, अलग अलग प्रकार का आश्वासन देते हैं, और एक बार जब ये चुन लिए जाते हैं तो इनके घर में इनसे मिलना भी मुश्किल हो जाता है। और देश का कितना पैसा इन पे खर्च होता है। हमारे देश के सरकारी कर्मचारियों को पेंशन आपने 2004 से बंद कर दी जी। प्राइवेट सेक्टर का हाल यह है, जो आप देख रहे हैं कि नोएडा के अंदर, गाजियाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, भिवाड़ी के अंदर
12-12 हजार रुपए तनख्वाह, प्रोविडेंट फंड का कुछ पता नहीं, 12-12 घंटे लगातार खड़े होके मजदूर काम करते हैं, और जिस प्रकार से उनका शोषण होता है, और उस देश के अंदर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर इनकी संख्या डबल हो जाएगी, ये हमारे देश पे कितना बड़ा बोझ होंगे। अच्छा, एक बार एक एमएलए कोई बन गया तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो उसको पेंशन मिलती है। अगर वो 5 बार एमएलए एमपी बना तो उसको पेंशन मिलती है, और जीवन पर्यंत मिलती है। हमारे देश की 90% जनसंख्या 25,000 रुपए महीने से कम कमाती है, और ये सफेद हाथी, माफ कीजिएगा मैं इनके सफेद हाथी व्हाइट एलिफेंट्स कह रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये व्हाइट एलिफेंट्स हैं, जो कि हमारे और अगर देखिए लोकतंत्र में प्रतिनिधि जो होने चाहिए कैसे होने चाहिए, ये उदाहरण पेश कर दिया है नेपाल ने। अभी कुछ ही दिन पहले वहां की सरकार बनी है, वहां के प्रधानमंत्री प्लास्टिक की कुर्सी में बैठ के जनता के ग्रीवेंसेस को सुन रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल में सारे के सारे मंत्री पढ़े लिखे हैं, और मंत्री खुद लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। और बिहार के अंदर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री चुने जा रहे हैं, जिन सम्राट चौधरी का इतिहास है यही नहीं पता अफिडेविट होता है या एफिडेविट होता है, जिन्हें यही नहीं पता कि वो कहते हैं मैंने डिफिल किया हुआ है। डिफिल की बात छोड़िए, जब उनसे कहते हैं हाई स्कूल इंटर आपने कहां से किया है, वो बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो भैया ऐसे राजनेताओं के लिए जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए किए हों, जो कहते हों कि हमने येल यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, और बाद में पता चलता है 7 दिन का एक कोर्स करने गए थे, कोई भी कर सकता है 7-8 दिन का ट्रेनिंग कोर्स, और उसको डिग्री से कंफ्यूज करते हैं। और ऐसे क्रिमिनल लोग, तो मैं तो कह रहा हूं कि सम्राट चौधरी को बनाने के बजाय अनंत सिंह को बिहार का चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बना दिया। और ये जो सम्राट चौधरी बने हैं वहां के चीफ मिनिस्टर, इसमें प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड न बताया होता, अगर इतने ज्यादा उन पे आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और एक बार मर्डर के भी मुकदमे उन पे चले थे, अगर न बताया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उनको चीफ मिनिस्टर पद के लिए उपयुक्त न समझा होता। तो देखिए सीधी सी बात है। तो क्या ये उनकी योग्यता है? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी वास्तविक योग्यता लोगों को नहीं पता थी, जिसको प्रशांत किशोर ने पब्लिक डोमेन में ले आए, और उसके बाद फिर बीजेपी आला कमान को ही पता चला कि ये तो बहुत ही काबिल है। क्या यही वजह थी? यही वजह है भाई। अब बताइए, हेमंत विश्व शर्मा जैसी गालियां दे रहे हैं, मिश्रा जी आपने शायद बचपन में ऐसी कभी गालियां दी हो, जब से आपको होश संभाला है आपने ऐसी गालियां नहीं दी होंगी। और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री गाली गलौज कर रहा है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है मियाँ अगर उनको रिक्शे में 5 रुपए देने, उनको 4 रुपए दो, इनको परेशान करो, और वो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और उस पर कोई सुमो मोटो एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसे ही लोग तो चाहिए सत्ता की पक्ष को। आज की तारीख में गिरिराज सिंह चाहिए, निशिकांत दुबे चाहिए, अनुराग सिंह ठाकुर चाहिए। जो जितना ज्यादा गाली गलौज करेगा उसे उतना ऊंचा पद मिलेगा। अगर विदुड़ी साहब पार्लियामेंट के अंदर गाली गलौज करेंगे अल्पसंख्यकों से, तो उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाएगा, और फिर उनसे कहा जाएगा कि आप जाइए राजस्थान में पर्यवेक्षक बन जाइए। तो देखिए असली मुद्दा यह है कि मेरे को तो इस बात से सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जिस प्रकार की विभीषिका आज के तारीख में देश के गरीबों के साथ है, पार्लियामेंट सेशन होना चाहिए था, स्पेशल सेशन होना चाहिए था, लेकिन ये स्पेशल सेशन इस बात पे होना चाहिए था कि मेरे देश के सभी इंडस्ट्री के श्रमिकों को कम से कम 25,000 की तनख्वाह मिले, गिग वर्कर्स को कम से कम मिनिमम गारंटी हो, 25,000 रुपए कमाएं। और ये ओला उबर वाले हैं, जिनका ओला उबर वाले इस प्रकार से शोषण करते हैं, उनको कम से कम 25,000 मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, और अगर कुशल श्रमिक है तो 40,000 50,000 होनी चाहिए। जिस प्रकार से सरकार प्राइवेट स्कूल में, जिस प्रकार से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में शोषण होता है, और आपको यह भी पता होगा कि इंडस्ट्री फोरम जो है नोएडा का, उसने अस्वीकार कर दी है वेतन वृद्धि। उसने कहा कि हमारे इतने प्रॉफिट्स नहीं है, क्योंकि प्रशासन नियम बना सकता है, लेकिन तनख्वाह क्योंकि इंडस्ट्री को देनी है, अगर वो मना कर देता है। लेकिन मेरा मानना यह है, इस समय देश के खर्चे बढ़ाने के बजाय स्पेशल सेशन में ये डिस्कशन होना चाहिए था कि ये जो तेल के दाम बढ़ने वाले हैं, जिस दिन पोलिंग हो जाएगी, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, एलपीजी 400 रुपए केजी में जो श्रमिक खरीद रहा है वो अपने घर के खर्चे कैसे चलाएगा,
उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था। महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, उनको रिजर्वेशन होना चाहिए। आज की तारीख में जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीटें हैं उसी में आप 1/3 जो है सीटें महिलाओं को दे दें, और उसमें अभी कोई इशू की बात नहीं है। जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें कर दें, लेकिन केवल अगर आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, इन मुद्दों से हटाना चाहते हैं और एक बोझ भारत के ऊपर ऐसा डालना चाहते हैं, सीट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? वही बात है कि सीट बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? जब आप इस विधेयक को 2023 में ला रहे थे तभी कहा जा रहा था कि आप आरक्षण लागू करिए और 24 का चुनाव उसी आरक्षण के तहत, यानी उनको 33% का आरक्षण आप दीजिए, लेकिन तब नहीं माना गया। तब कहा गया कि नहीं, अभी इस पर जनगणना होगी, उसके बाद फिर परिसीमन होगा और तब ये सारी चीज़ें लाएंगे। अब अचानक ले आ रहे हैं। इसका मतलब अब ये सब चीज़ें, अच्छा जनगणना भी, आप जनगणना हो रही है तो आप इसको 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों कर रहे हैं? आखिर मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या लग रहा है कि ये सरकार इसको ऐसा क्यों करना चाह रही है? उसको क्या, ये ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, बहुत स्पष्ट है कि वो दक्षिण भारत की सीटों को कम कर देगी, उसको पता है कि उसकी कम हो जाएगी, उत्तर भारत में बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एमपीज जब चुनाव होंगे तो हो जाएंगे। हालांकि अब तो जो नई मतदाता सूची बनी है उसको लेकर तो तमाम तरह के सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन आप इस पुरानी, जब ऑलरेडी जनगणना हो रही है तो आप पुरानी जनगणना के आधार पर ये जो परिसीमन है आप इसको करने क्यों जा रहे हैं? इसको क्या लग रहा है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और जो हम कह देंगे, अभी भी वो आत्मविश्वास कायम है सरकार का और प्रधानमंत्री का कि जो हम कह देंगे लोग वही मानने पे मजबूर हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये विधेयक पास नहीं होना है, किसी भी हालत में पास नहीं होना है। बीआरएस भी इनका साथ नहीं देने वाली है, जगन रेड्डी भी नहीं देने वाले हैं, टीडीपी भी नहीं देने वाली है, तो ये तो पास तो होगा नहीं जी। ये केवल मैसेजिंग करते हैं और डाइवर्जन करते हैं। इन्होंने जो इशू था उसको डाइवर्ट कर दिया। आज के तारीख में इशू था श्रमिक समस्या, इस समय इशू था कि कैसे इस समय जो आर्थिक समस्या देश के सामने खड़ी हो रही है इससे कैसे, तो इन्होंने उसको डाइवर्ट कर दिया। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा मिश्रा जी समझ रहा हूं, मेरे को लग रहा है इससे देश की एकता अखंडता खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, मैं नॉर्थ इंडियन हूं, लेकिन मुझे अपने साउथ इंडियन भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि हम भारतवर्ष 140 करोड़ लोगों का एकजुट परिवार है। अगर ये मैसेजिंग होती है साउथ इंडिया को कि वी वांट टू इग्नोर यू, आप बंगाल को इग्नोर करते हैं, कभी आप कहते हैं साहब मछली नहीं खाने देंगे, मीट नहीं खाने देंगे। अरे बिना मीट मछली के तो बंगाली बेचारे एक दिन खाना नहीं खा सकते। उनके यहाँ तो सबसे ज्यादा पवित्र चीज अगर कोई मानी जाती है तो मछली मानी जाती है। बिहार में, मिथिला में बिना मछली के कोई प्रसाद नहीं बनता है। तो जो भारत की विविधता का मॉडल है उसको अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं और साउथ को ये मैसेजिंग करना चाहते हैं कि हम आपके साथ अन्याय करेंगे, भाई इलेक्शन जीत लोगे, देश की एकता अखंडता से बड़ी कोई चीज है क्या? अच्छा, दूसरी बात कि साहब हम नॉर्थ इंडिया में बढ़ा देंगे, यूपी में बढ़ा देंगे, बिहार में बढ़ा देंगे तो हम जीत जाएंगे, ये भी गलतफहमी है। अभी आपने देखना हंगरी में क्या हुआ है जी। हंगरी की गवर्नमेंट और भारत की गवर्नमेंट में कोई खास अंतर है क्या? बिल्कुल वही मॉडल है, वही दक्षिणपंथी सरकार है, वही पूंजीपतियों की सरकार है, वही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की सरकार है, वही बड़े बड़े पूंजीपतियों को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। चली गई ना, लोगों ने एक्स्ट्रा पोलिंग करके हटा दिया। तो प्रश्न क्या है कि अखिलेश यादव पार्लियामेंट में 2024 में अगर ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी से लेके आते हैं और अगर हमारे उत्तर प्रदेश बिहार वाले लोग मंदिर मस्जिद में ना उलझ के अपने दिमाग का उपयोग करते हैं तो हो सकता है सबसे बड़ा वोटर लू उत्तर प्रदेश और बिहार हो जाए। अच्छा, बिहार में तो आपने रास्ता साफ कर दिया, आरजेडी को मजबूत कर दिया। भाई सम्राट चौधरी का चीफ मिनिस्टर बनना जी, अब आप बताइए, इस बार तो चलिए आपने 10,000 रुपए दे के इलेक्शन जीत लिया, अगले इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का या असेंबली का, नीतीश कुमार एक सोबर फिगर थे। नीतीश कुमार की ईबीसी में और अति दलित में एक पकड़ थी, इसलिए लोग उन्हें वोट देते थे। उनके सामने मॉडल था लालू प्रसाद यादव का, अब उनके सामने मॉडल होगा सम्राट चौधरी का। तो क्या वो जनता जो कि नीतीश कुमार को पसंद करती थी, जिस प्रकार का धोखा नीतीश कुमार को मिला है, वो सम्राट चौधरी के साथ खड़ी होगी क्या? तो धोखे से बिहार में आपने अपना बीजेपी का चीफ मिनिस्टर तो बना दिया, लेकिन जनता तो नीतीश कुमार की तरह सम्राट चौधरी को तो पसंद नहीं करने वाली है। तो हो सकता है बिहार उत्तर प्रदेश जहां आप सोच रहे हैं, लेकिन ये मैसेजिंग कर रहे हैं, ये जानते हैं विधेयक पास नहीं होगा जी, और असली मुद्दों से डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को।
बिल्कुल। भाई और जो अगर आप अमेरिका, हाँ, जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि अब ये तेल के दाम जो अभी छूट मिली थी हमको, मतलब ये कितनी हैरानी की बात है कि हमको कोई छूट दे रहा है कोई देश कि आप इतने दिनों के लिए उनसे तेल खरीद सकते हैं, उसके बाद कह रहा है कि और हम खरीदना शुरू कर देते हैं। तो वो कहता है बंद कर दिया, हम बंद कर देते हैं, फिर खरीदिए, फिर करिए। ये कितनी हैरानी की बात है और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब उस छूट को अमेरिका ने फिर कहा है कि जो दी थी आपको छूट हमने महीने भर की, अब वो ख़त्म हो गई। माफ़ कीजिएगा, अब वो फिर से आपको अब इससे रूस और ईरान से अब आप तेल नहीं खरीद सकते हैं, और हम जाहिर सी बात है कि फिर खरीदना बंद कर देंगे। ये चीज़ें जो हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये देश की अर्थव्यवस्था पर, और उससे भी बड़ी बात ये कि जो देश का हमारा सम्मान है, एक इसी अपनी संप्रभुता के लिए ईरान कैसे लड़ रहा है, और वहीं हम खड़े होकर अपनी संप्रभुता को इस तरीके से दांव पर लगाते हुए देख रहे हैं। ये इसको लेकर सरकार इतनी ज़्यादा मतलब नॉन सीरियस बनी हुई है, वो लेकिन इसका जो असर होगा वो तो हमको दिखाई पड़ेगा। अब क्या होगा, अब महंगा तेल ख़रीदा जाएगा। हालांकि कोई सस्ता तेल अब रूस से और ईरान से भी नहीं मिल रहा था। रूस से तो जो पहले सस्ता खरीद लिया हमने खरीद लिया, लेकिन इन सारी चीज़ों का जो भारत की अपनी एक पूरी दुनिया में एक अहमियत थी अभी तक, वो कितनी खतरे में दिखाई पड़ रही है, वो कितनी डैमेज हो रही है। नहीं, वो वाली इमेज को तो छोड़ दीजिए मिश्रा जी, क्योंकि पाकिस्तान को वो अहमियत मिल रही है हाँ। जो उसे कभी मिलनी नहीं चाहिए थी। एक टेररिस्ट स्टेट को, जी, टेररिस्ट कंट्री को महत्व मिल रहा है और हमको नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये भी आपने कहा, तो देखिए एक होता है कॉम्पिटिटर्स एडवांटेज। आज के तारीख में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है चाइना के पास। वो ईरान और रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और युआन में खरीद रहा है। एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा, सब आपस में सेटल हो जाएगा मामला। हम महंगा खरीदेंगे और चीन सस्ता खरीदेगा, तो हमारा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होगा कि नहीं होगा? भाई जब ईरान जैसा देश, जब इटली जैसा देश, जब ब्रिटेन जैसा देश, जब स्पेन जैसा देश अगर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे सकता है, तो भारत जैसा महान देश, 140 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, किस वजह से चैलेंज नहीं कर पा रहा है? और ईस्ट इंडिया कंपनी, अमेरिका जिस प्रकार से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे पे शासन किया था, आज के तारीख में वो अवसर वो डोनाल्ड ट्रंप को दे रहा है। क्या कारण है? और जैसे आपको पता है 40 मिनट डोनाल्ड ट्रंप की मोदी जी से बात हुई। अब मिश्रा जी ये बताइए, आप जरा एक सोचिए क्या बात हुई होगी। भाई हमें मोदी जी से तो पता नहीं चल रहा क्या बात हुई, हमें ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं पता चला क्या बात हुई, लेकिन इमेजिन कीजिए क्या बात हुई होगी। जो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने फोन करके मोदी जी से कहा होगा, देखो नेटो मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं अपने सैनिकों को हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बलि नहीं चढ़ा सकता हूं, तुम ऐसा करो अपनी नेवी को भेज के और उसे मुक्त करा लो, क्योंकि नहीं तो एप्स्टीन फाइल की मैं फाइलें खोल दूंगा। अच्छा, मोदी जी को पता है कि अगर इस प्रकार का इन्होंने दुस्साहस किया तो भारत के अंदर रिवोल्ट हो जाएगा। मोदी जी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, तुमने मना किया, अब लोग रूस से तेल नहीं खरीदो। ये मेरी कल्पना है, मेरे पास प्रूफ कोई नहीं, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं क्या बात हुई होगी। या तो मोदी जी की तरफ से पता चल जाए, सरकारी स्रोतों से पता चल जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी से क्या कहा था और मोदी जी ने, लेकिन जो एक होता है कि डॉट्स को मिलाया जाए कि उनका फोन आया, फोन आने के 24 घंटे के अंदर उन्होंने कह दिया रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, इसका माने डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसी बात कही जो मोदी जी को किसी भी वजह से स्वीकार्य नहीं। जी बिल्कुल। ये लेकिन ये कि इस तरीके से अगर किसी के आदेश पर, किसी के निर्देश पर हमको अपने फैसले लेने पड़ रहे हों, तो ये देश के लिए एक शर्मनाक स्थिति है बहुत ही ज़्यादा, और हमारी सीधे सीधे हमारी संप्रभुता पर हमला है, जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है और जिसका जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। जवाब जो आता भी है बेहद बेतुका और संदर्भों से बिल्कुल परे होता है। अभी आप जो चर्चा के बीच में जो बात आई प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, जो नोएडा के आप श्रमिकों की बात कर रहे हैं, अब यहाँ भी आप देखिए, नोएडा के श्रमिक हो, फरीदाबाद के हो, तेलंगाना के हो, जहाँ के भी हो, उसके बाद अब जो ये होम वर्कर्स हैं उनकी भी अब मांगे जायज़ हैं, लेकिन आप ये देखिए कि उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सब असामाजिक तत्व हैं या असामाजिक तत्वों की वजह से हो रहा है।
अब दो बातें हैं इसमें, हम मान सकते हैं कि कोई आंदोलन होता है तो 10-20 असामाजिक तत्व उसमें आते ही हैं, फ़ायदा लेने के लिए, कुछ करने के लिए, या फिर जो भी वजह हो। लेकिन सवाल ये है कि जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी मांगें हैं, वो मांगें तो उचित हैं। आप असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करिए, लेकिन जो तस्वीरें और विजुअल्स हमारे पास आ रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे, कोई किसी की लीडरशिप में नहीं हो रहा था, लोग अपना जुड़ते गए, अलग अलग कंपनियों के लोग। अब उन सबको भर भर के ले जाया जा रहा है, जेल में, थाने में बंद कर दिया जा रहा है, उनके खिलाफ धाराएं लगाई जा रही हैं। ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? आंदोलन, एक तो वैसे भी आजकल आंदोलन अब नहीं होते हैं, जो होते भी हैं तो उनको ऐसे कुचलने की कोशिशें की जा रही हैं, और हर चीज़ का कनेक्शन पाकिस्तान और आतंकवाद से लगा देना, वो चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जो भी आंदोलन हो, या फिर ये श्रमिक आंदोलन हो। लेकिन आपको लगता है कि ये एक ही एक पैटर्न पर काम करते करते अब लोग उन सारी चीज़ों को इतना समझ गए हैं कि अब शायद सरकारों की इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं वो अब लोगों के गले से नहीं उतरती हैं? तो कामयाब हो पाएगी सरकार, या फिर वो श्रमिकों की मांगों को मानने पर उसको मजबूर होना पड़ेगा, कोई एक तरीका अपनाना पड़ेगा? और जैसा उन्होंने घोषणा तो कर दी, लेकिन जो कंपनियां हैं वो देने को तैयार ही नहीं हो रही हैं। तो क्या इसमें क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं? देखिए, असली मुद्दा यह है, देखिए जनता तो, अगर मान लीजिए, अगर आप कहते हैं कि श्रमिकों की मांग जो है जायज है जी, आप तनख्वाह बढ़ा दीजिए, लेकिन तनख्वाह सरकार बढ़ा देगी, जरूरी थोड़ी है कि जो एम्प्लॉयर है वो भी तनख्वाह बढ़ा दे। हाँ जी, हाँ भाई, मेरे यहाँ मेड आती है, मान लीजिए, अब मेरी औकात है, मैं तनख्वाह बढ़ा सकता हूं, मैं बढ़ा दूंगा। भाई, हमारे देश के अंदर जब 90% लोग ऐसे हैं जो 25,000 से कम कमाते हैं, लेकिन हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, किसी तरह बचत करते हैं, क्योंकि वो घर में काम नहीं कर सकते, इसलिए मेड रखते हैं। अच्छा, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है जी। भाई, जो एम्प्लॉयर है वो कोई करोड़पति तो है नहीं, वो भी अपना पेट काट के मेड रखता है, मेड का भी खर्चा चलता है, इसका भी खर्चा चलता है, उसका। तो कितने % लोग ऐसे हैं? अगर मान लीजिए आप मेड्स को आतंकित करके उनको जेल में बंद कर देंगे, पहले जो बंगाली भाषी लोगों के साथ हुआ, आज गुड़गांव के अंदर मेड्स नहीं मिल रही हैं। अच्छा, मेड्स ना मिलने की वजह से जो मिडिल क्लास के लोग या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि काम करने की आदत नहीं है, मेड्स आ नहीं रही हैं, क्योंकि मेड्स बंगाल भाग के चली गई हैं या उनको भगा दिया गया है। तो ये भी परेशान है, वो भी परेशान है। तो सीधी सी बात यह है भाई, अगर मान लीजिए अब 3 दिन से काफी फैक्ट्रियों में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि फैक्ट्रीज की तरफ से एम्प्लॉइज को फोन आया, जो लेबर ने कहा, वीडियोज आप देख सकते हैं कि साहब आप आ जाइए 10 बजे फैक्ट्री में। अच्छा, ये लोग 10 बजे फैक्ट्री में पहुंचे, वहां पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया और कहा कि फैक्ट्री बंद है, और उनको थाने में ले गए। हाँ जी, इसका मतलब धोखाधड़ी हो रही है। तो देखिए, सीधी सी बात है कि अगर गरीब आदमी, मैं कह रहा हूं जो पास्ट में हुआ, जो गलत लोगों ने किया उनको एक्शन ले लीजिए, लेकिन उनकी जेन्युइन डिमांड तो मान लीजिए। अरे और कुछ नहीं तो कम से कम गैस सिलेंडर जो बेचारा 100 रुपए केजी में ब्लैक में खरीद रहा था, अगर 400 रुपए केजी ब्लैक में खरीदेगा। अच्छा, जो लोग आदेश दे रहे हैं वो वर्दी पहन के जो डंडा वंडा हाथ में लेके बता रहे हैं, वो 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, बंगला मिला हुआ है बड़ा सा, जीप मिली है, सैल्यूट करने वाले लोग हैं। अरे यार, कुछ जो गरीब लोग है बेचारा, ये थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लो, 10-12 हजार रुपए में गरीब आदमी अपना पेट कैसे पालता है। उससे कुछ तो सनातनी अपने को कहते हो, दया धर्म की बात करते हो, प्रेम की बात करते हो। भगवान श्री राम ने जाके शबरी के बेर खाए थे और केवट को गले लगा था। अरे यार, तुम गरीबों पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? और इस प्रकार से अगर तुम अत्याचार करोगे, ये पूरे देश के अंदर फैल जाएगा। लेबर यूनियन सामने आ जाएगी। सीटू वगैरह ने निर्णय ले भी लिया कि दे विल जॉइन दिस। आपने एमएसपी के मामले में किसानों को परेशान कर दिया जी। हम लोगों को अरबन नक्सल कह देते हो, कभी किसी को पाकिस्तानी कह देते हो। अरे यार, पाकिस्तानी अगर थे यहाँ पे और षड्यंत्र कर रहे थे तो तुम्हें पहले क्यों नहीं पता चला? घटना घटने के बाद क्यों पता चला? इसका माने तुम अकर्मण्य हो, तुम निकम्मे हो। वही असली सवाल वही है कि आपको कुछ पता नहीं चलता है, और जब कोई घटना होती तो आप जबरन ये तार जोड़ने की कोशिश करते हो। यानी मेरे कहने का ही मतलब था कि ये पब्लिक को भी, लोगों को भी पता है कि ये इन सारी चीज़ों का, इन घटनाओं के तार और सूत्र जोड़ने का कारण क्या है, वास्तविकता क्या है। बिल्कुल ये वही सेट पैटर्न है, फॉर्मेट है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उत्तर प्रदेश में खासकर जो एनकाउंटर्स का है। एक स्क्रिप्ट होती है
कि ये भागने की पकड़ लिया आपने कहीं, वैसे आप उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। अपराधी, ये बड़े बड़े अपराधियों को आपकी पुलिस वास्तविक किसी एनकाउंटर में नहीं पकड़ पाती है, लेकिन आपने उसको पकड़ा, दबोचा किसी को, और दबोचने के बाद कि वो पुलिस की राइफल लेकर भाग रहा था। उस समय आप ये भी नहीं देखते हैं कि जब आप पकड़े हुए हैं और निहत्था है तो उसके पास बंदूक और पिस्तौल आ कहाँ से रही है। तो उसी तरीके से यहाँ कोई घटना होती तो आप उसके तार जोड़ देते हैं और किसी को भी आतंकी बताना है और कुछ कर देना। लेकिन मुझे लगता है कि लोग भी ये समझ गए हैं कि ऐसा आप क्यों करते हैं, और आपकी ये जो एक लिखी लिखाई एक सेट पैटर्न वाली स्क्रिप्ट है उसका कोई ये बहुत किसी के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता। ये अलग बात है कि बिल्कुल पुलिस की कहानी को तमाम हमारे यहाँ के अखबार हैं जो उसी से हेडलाइन करते हैं और वो मान लेते हैं कि ये श्रमिक भी ये अपराधी हैं और इन सब के तार पाकिस्तान से या कहीं से आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। अब मैं कुछ सवाल पर आता हूं जो बहस चल रही है हमारे पार्लियामेंट में, बड़ी गंभीर बहस जिसके लिए पार्लियामेंट आहूत की गई है चुनाव के बीच। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है, थोड़ा सा अलग हट कर किसी को उस पर हंसी भी आ सकती है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, ये महिला आरक्षण देने के लिए 33% महिलाओं को पार्लियामेंट में बुलाने के लिए वो सरकार प्रयास कर रही है। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि आप उसके लिए हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन उसकी आड़ में आप कुछ और कर रहे हो इसलिए आपको हम समर्थन नहीं दे रहे हैं। पर ये वो सरकार कर रही है जो सरकार 7-8 विपक्ष की महिलाओं से, जिस सरकार का मुखिया डर जाता है और उसको आगाह किया जाता है कि ये आपकी जान के लिए खतरा बन सकती हैं पार्लियामेंट के भीतर। तो आप ये थोड़ा सा हास्यास्पद सा नहीं लगता है कि एक तरफ आप विपक्ष की महिलाओं से आपको जान का खतरा है और आप वो भी अभी 14% है तब ये हाल है, 33% आरक्षित हो जाएंगी और फिर कुछ बिना आरक्षित भी आएंगी तब तो बहुत ज़्यादा खतरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है? नहीं, देखिए एक बात तो वो है, दूसरी बात ये है जो राहुल गांधी ने कही कि भाई जो SC ST की ये जातीय जनगणना है उसका क्या होगा। क्या 2011 का जो जनगणना हुई है उसमें SC ST की गणना है क्या? तो क्या उससे बचने के लिए ये कांड किया जा रहा है? भाई देखिए सीधी सी बात है, ये बात बिल्कुल जेन्युइन है, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, कि जो लोगों की 90% आबादी है उनको आप शासन करने का अधिकार नहीं देते हैं। और हमारे देश में जितने भी पुराने युद्ध हुए थे उसमें हार इसीलिए हुई थी कि जब विदेशी सैनिक हमारे यहाँ आए तो उसमें दलित और OBC को लड़ने का अधिकार नहीं मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है यार, तुम्हें सोमनाथ जलाना है जो जलाओ, हमें क्या लेना देना, हमारा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, हमें तो वैसे ही तुम दर्शन करने नहीं देते हो। आपने जो वो महाराष्ट्र के अंदर कोरेगांव, भीमा कोरेगांव है, उसका भी आपने सुना था किस प्रकार से दलितों ने वहां पे फिर उसके बाद भी नया केस बना दिया था। देखिए न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए। हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को एक परिवार की तरह काम करना चाहिए। छुआछूत एक गलत प्रथा है, ऊंच नीच एक गलत प्रथा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब परमेश्वर की संतान है, हम सब परमेश्वर के अंग हैं, इसलिए हमारे और किसी के बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में या हमारे देश के अंदर, हमारे धर्म के अंदर जो कमजोरी है, इससे जितनी जल्दी हम छुटकारा पा जाए, तो क्या ये जातीय जनगणना से बचने का एक षड्यंत्र है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू। जी बिल्कुल, ये भी बहुत बड़ा इशू है। और अब 33% आरक्षण के नाम पर यहाँ डिलिमिटेशन को पूरा करना एक मकसद है, यानी लोकसभा की 543 के बजाय संख्या बढ़ाकर 850 करना, और उसमें सीधे तौर पर दक्षिण भारतीय राज्यों को नुकसान दिखाई पड़ रहा है, जिस वजह से उसका विरोध कर रहे हैं, पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है। बिल्कुल जो स्थितियां हैं, आपने कहा भी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि इस विधेयक का पारित होना असंभव है क्योंकि सरकार के पास बहुमत है नहीं, और कहीं से कोई संभावना भी, जो एक गणित होती है वहाँ की संसद की, नंबर गेम जो होता है, उसमें कहीं सफल होते दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं। फिर भी तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोशिश है, और शायद विपक्ष के ऊपर एक इसके नाकाम होने के, जब बिल पारित नहीं हो पाएगा तो एक उनके ऊपर आरोप मढ़ देना कि ये महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं चाहते हैं, लेकिन इस उनके जो जिसको कहा जाए कि उनकी ये इच्छा है, इसका पर्दाफाश विपक्ष ने पहले ही कर दिया है। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वास्तव में जिस मुद्दे को लेकर इतनी उतावली है सरकार, वो उस सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है, पारित होता है या नहीं होता। कल मुझे लगता है कि पता लग जाएगा, लेकिन अगर नहीं पारित होता है तो सरकार की नाकामी तो होगी। हंसी भी कितनी उड़ेगी कि आपको तो पहले से ही पता था कि आप किस स्थिति में हैं,
फिर भी आप उसको लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कार्यक्रम में आप शामिल हुए, बहुत सारे मुद्दों पर आपने तमाम बातें बताई। और अब देखना यही है कि ये जो डीलिमिटेशन कानून है, जिसको महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में, विपक्ष का कहना है कि उसकी आड़ में इसको पारित कराने की कोशिश हो रही है, कामयाब होती है इसमें सरकार या नहीं होती है। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।